हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध है। ठीक है। और उस पर आधारित हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है। आज के लेक्चर हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो हमारे पास अगला टॉपिक है प्रकाशिक सघन तथा प्रकाशिक विरल माध्यम। देखिए, इस सघन का मतलब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, जिस माध्यम का घनत्व बहुत अधिक होगा या द्रव्यमान बहुत होगा वो क्या होगा, सघन होगा। यहाँ इसका अलग मतलब है, अलग मायने हैं प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल माध्यम का। इसको हम लोग देखते हैं अपवर्तनांक के सापेक्ष। ठीक है। तो प्रकाशिक सरल और प्रकाशिक विरल माध्यम हम अपवर्तनांक के सापेक्ष देखते हैं कि कौन प्रकाशिक सघन होगा और कौन प्रकाशिक विरल माध्यम होगा। तो जैसे देखिए, अगर हमारे पास दो माध्यम हैं ऐसे, ठीक है, दो अलग अलग माध्यम हैं, और क्या है कि यहाँ पे क्या है, वायु है या फिर निर्वात मान लीजिए। तो ये माध्यम एक है और ये क्या है, माध्यम दो है। अगर इस माध्यम का अपवर्तनांक इससे ज़्यादा है तो ये वाला माध्यम, पहला वाला माध्यम क्या होगा, प्रकाशिक सघन माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम हो जाएगा, प्रकाशिक सघन माध्यम हो जाएगा। और दूसरा वाला माध्यम क्या हो जाएगा, प्रकाशिक विरल माध्यम। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यदि दो माध्यम हों तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रकाशिक सघन माध्यम होगा। और दूसरा माध्यम तो देखिए, दो माध्यम हों तो जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह क्या होगा, प्रकाशिक सघन माध्यम होगा, और जिसका कम होगा प्रकाशिक विरल माध्यम होगा। लेकिन कब, जब उन दोनों की तुलना की जाएगी तब। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि इसका अपवर्तनांक इसकी अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है, प्रकाशिक सघन है और एक प्रकाशिक विरल है। हो सकता है कि कोई एक और माध्यम लाया जाए तो उसका अपवर्तनांक इससे क्या हो, ज़्यादा हो, क्या हो, इससे ज़्यादा हो, तो वो वाला माध्यम क्या हो जाएगा, प्रकाशिक सघन, और उसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा, प्रकाशिक विरल माध्यम हो जाएगा। या फिर कोई एक ऐसा और माध्यम लाया जा रहा है जिसका अपवर्तनांक इस माध्यम दो से कम हो, तो उस कंडीशन में ये जो होगा उसके सापेक्ष प्रकाशिक सघन होगा, और क्या होगा, दूसरा जो अगला माध्यम लाया गया है वो प्रकाशिक विरल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है, प्रकाशिक सघन होना या प्रकाशिक विरल होना सापेक्ष गुण है। हम किसी एक माध्यम के बारे में नहीं बता सकते हैं कि यह प्रकाशिक सघन है या फिर प्रकाशिक विरल है। ठीक है। किसी दूसरे माध्यम की तुलना से ही बताया जा सकता है। जैसे कोई भी माध्यम होगा, अगर हम निर्वात के सापेक्ष देखेंगे तो निर्वात के सापेक्ष वो क्या होंगे, सघन हो जाएंगे, या वायु के सापेक्ष भी देखेंगे तो सघन हो जाएंगे। लेकिन जैसे जल हो गया और कांच का टुकड़ा हो गया, तो देखिए दोनों निर्वात या वायु के सापेक्ष तो सघन है, लेकिन और वायु के सापेक्ष क्या है, जल भी सघन है और कांच का टुकड़ा भी सघन है। लेकिन
जल और कांच में तुलना करना है तो दोनों का हम देखेंगे y के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक है। ठीक है, तो अब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, प्रकाशिक सघन होगा, जिसका कम आएगा वो प्रकाशिक विरल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये टॉपिक तो पूरा हो गया। फिर आगे देखते हैं हम लोग अपवर्तनांक के प्रयोग। ठीक है, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर सिक्का डाल दें गिलास के अंदर तो सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है। ठीक है, या फिर गिलास की पेंदी जैसे लगती है देखने पे, गहराई कम है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका कारण समझेंगे और उसके लिए हम लोग फार्मूला भी समझेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक और गहराई में क्या संबंध है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक माध्यम है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे नीचे क्या है, एक बिंदु वस्तु रखा गया है। बिंदु वस्तु का मतलब ये होता है जिसका आकार क्या हो, बहुत छोटा आकार हो। तो यहाँ से देखिए एक प्रकाश की किरण सीधी निकलेगी, तो जब कोई प्रकाश की किरण सीधी जाती है तो क्या होता है, सीधा ही निकल जाती है वो। ठीक है, इसका अपवर्तन नहीं होता है, तो ये ऐसे सीधे निकल गई। और एक होगी प्रकाश की किरण, ये यहाँ पे इंटरफेस है दोनों माध्यमों का, अंतरपृष्ठ। एक किरण ऐसे तिरछी निकली, अब ये तिरछी निकली तो इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभिलंब बनाते हैं, तो इस बिंदु पे अभिलंब। अब देखिए ये क्या है, सघन माध्यम है और इधर वाला क्या है, विरल माध्यम है, तो क्या होगा, ये दूर हट जाएगी प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण, तो दूर हट गई। अब इसको पीछे बढ़ाइए, तो पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे ये दिख रही है वस्तु। ठीक है, और इधर से हम लोग कहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वस्तु रखी है ओ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये माध्यम क्या है, 2 है, और इधर क्या है, माध्यम 1 है। तो अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो वस्तु कितनी गहराई पे रखा है, वास्तविक गहराई है, और ये प्रतिबिंब है, और ये क्या है, आभासी गहराई है। जब हम यहाँ से देखेंगे ना तो हमको यही वाला दिखता है, यही वाला महसूस होता है, लेकिन वास्तविक गहराई क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ, अगर ए, तो यहाँ लिखते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ये होता है 1 के सापेक्ष, यानी 1 को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, 2 का निकालना है, 2 को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। ये होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, अगर इस चित्र के हिसाब से देखना चाहेंगे आप तो ए से ओ तक, ए से ओ तक क्या है, वास्तविक गहराई, और ए से आई तक क्या है, आभासी गहराई। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है ना इस वस्तु का। तो जो मुक्त सतह है, जैसे मुक्त सतह कहें या फिर ऐसा सतह जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, वहाँ से यहाँ तक क्या है, वास्तविक गहराई है जहाँ पे वस्तु रखा है, और मुक्त सतह से ही जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पे क्या है, वो आभासी गहराई है। अब देखिए इसका प्रयोग बहुत जगह है, जैसे आप अगर
किसी गिलास में पानी डाल दें, पानी डाल देंगे तो आपको पेंदी, उसकी जो गिलास की पेंदी है वो ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है, ठीक है। यानी लगता है बाहर से आप देखेंगे गिलास को, बगल से देखेंगे और फिर क्या कहते हैं गिलास को ऊपर से देखें पानी के जरिए, तो आपको पेंदी जो है ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। अब बगल से देखेंगे उसके हिसाब से अगर तुलना करेंगे आपको, तो गिलास की लंबाई में क्या होगा, अंतर आएगा, ठीक है। तो जब आप ऊपर से देखते हैं और पेंदी उठी हुई दिखती है, वही क्या है, आभासी गहराई है, ठीक है। और गिलास की वास्तविक जो लंबाई होगी वो तो होगी ही। वैसे ही अगर किसी तालाब में जाएं आप, तालाब में अगर पानी हो तो अब पानी साफ हो, मतलब नीचे की तरफ दिख रहा हो, नीचे वाला सतह, तो तालाब का सतह भी आपको उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और अगर आप सिक्का डाल दें किसी गिलास में, पानी भर दें, तब भी आपको क्या होगा, वो उठा हुआ दिखाई देगा। तो कोई भी द्रव हो जो क्या हो, पारदर्शी हो, जिसमें किसी वस्तु को रखा जाए और देखा जा सके, तो उसको अगर आप किसी भी बर्तन में डाल देंगे ना, तो पेंदी आपको उठी हुई दिखेगी, ठीक है। गहराई जो होगी कम दिखेगी, क्या होगी, कम दिखेगी। तो ये क्यों होता है, उसका कारण क्या होता है, तो वो होता है अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। और इसका देखिए मैंने किरण आरेख भी समझाया हुआ है कैसे होता है, ठीक। तो अब ये चैप्टर समझ में आ गया ना, चैप्टर। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, क्रांतिक कोण। अब देखिए हमारे पास ऐसे एक माध्यम है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है। प्रकाश किरण क्या हो रही, आपतित हो रही, और ये क्या है, सघन माध्यम है। कैसा है, सघन है, और ये क्या है, विरल है। अब ध्यान से देखिए, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये आपतित कोण यहाँ पे आई है। अब ध्यान से देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ये आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आई हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर इस कोण को, आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखिए इसको हम बढ़ाएंगे, अगर मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पर देखिए अपतन कोण अब यहाँ से यहाँ हो गया, तो अपवर्तन कोण भी क्या हो गया, बढ़ के यहाँ से यहाँ हो गया। तो ध्यान से देखिए, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आएगी किसी न किसी आपतन कोण के लिए कि ये जो अपवर्तित किरण है ना, इस माध्यम के इस सतह के संपाती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। अगर कोण के कंडीशन में कहना चाहें तो यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो देखिए अब यहीं से आता है हमारा क्रांतिक कोण। तो वह कोण जिसके लिए यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो, 90 अंश हो, तो वही क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक माध्यम है और ये क्या है, सघन है, और यहाँ पे विरल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कोण सी ऐसा है कि इसके लिए किरण ऐसे जाती है, प्रकाश की किरण, ठीक है। यानी ये कोण क्या है, 90 अंश है।
तो यही सी क्या है, हमारा क्रांतिक कोण है। क्या है? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह कोण है जिसके लिए क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। क्या होता है? 90 अंश होता है। तो क्रांतिक कोण समझ में आया ना? क्रांतिक कोण क्या है? ऐसा आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। और क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, उस कंडीशन में बनेगा। ठीक है। तो ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, और यहाँ पे आपतन कोण है, ये वाला आपतन कोण है, और इसके लिए अपवर्तन कोण क्या है? 90 अंश है। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। अब इसका हम लोग चित्र बनाएं। तो ये आपतित किरण हो गई। ठीक है। और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। और अपवर्तित किरण ऐसे चली जाएगी। तो ये वाला कोण क्या है? सी हो गया, जो आपतन कोण हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहाँ पे अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? 90 अंश। और यहाँ पे हमारा सघन माध्यम हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। तो ये क्या हो गया? हमारा क्रांतिक कोण हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण में और अपवर्तनांक में क्या संबंध है। देखिए हमारे पास क्या है? एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ऐसे किरण अपवर्तित हो जा रही है 90 अंश के कोण पर, अपवर्तन कोण पर। अब ध्यान से देखिए, अब स्नेल के नियम के अनुसार क्या है? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ यानी साइन आई अपान साइन आर होता है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1n2 क्या हो जाएगा? अब साइन आई का मतलब आई की जगह क्या है? सी है, यहाँ सी हो गया। साइन आर यानी साइन 90 अंश। ठीक है। तो माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन सी, क्योंकि साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1n2 क्या हो जाएगा? साइन सी। तो एक संबंध तो हमारे पास ए है, लेकिन ध्यान से देखिए ये विरल माध्यम है और ये क्या है? सघन माध्यम है। तो हम लोग दरअसल यहाँ पे निकाले क्या है? सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम में जनरली क्या होता है? वायु होता है। ठीक है। होता क्या है कि किसी माध्यम से, जैसे कांच से या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल से क्या हो रहा? प्रकाश का किरण वायु में जा रहा होता है। उस कंडीशन में क्या होता है? क्रांतिक कोण की कंडीशन बनती है। तो हमको क्या निकालना है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। क्या निकालना है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो मैं बाकी की चीज़ें इधर लिख रहा हूँ। ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, हम निकालेंगे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अभी क्या हो जाएगा? माध्यम
1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी क्या हो जाएगा 2n1। ठीक है, अब 2n1 क्या होता है 1/1n2। ये चीज़ मैं प्रूफ कर चुका हूँ, पिछले वाले लेक्चर में देख लीजिएगा आप लोग। तो अब इस इतने का मान क्या है साइन सी के बराबर आया है, तो यहाँ पे साइन सी रख देंगे। तो यही हो गया हमारा सघन माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है और उसके क्रांतिक कोण में क्या है ये संबंध है। अगर जैसे मान लीजिए इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कांच है, ग्लास है, और यहाँ पे क्या है एयर, हवा है। तो ए कंडीशन क्या बन जाएगा, EN G इज इक्वल टू 1/sin C। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए, कांच व वायु के कांच व वायु के लिए, कांच और वायु के लिए क्या हो जाएगा संबंध, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो क्रांतिक कोण आपको समझ में आ गया। फिर अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है वो भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ध्यान से देखिए क्या होता है, एक सघन माध्यम है। ठीक है, अब इस सघन माध्यम में जब भी प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा भी अधिक हो, तो देखिए अगर ये क्रांतिक कोण है तो इस कंडीशन में प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, लेकिन क्रांतिक कोण को बस थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है। क्रांतिक कोण के मान से आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है। उस कंडीशन में पूरे के पूरे प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। क्या होता है, अपवर्तन नहीं होता, क्या होता है तब परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए एक परावर्तन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में चली जाती है। उसमें क्या होता है, जिस सतह से टकराती है उसके बाद उसके आगे, जैसे इसके इधर आपको क्या होगा, पारदर्शी माध्यम नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इधर क्या है, पारदर्शी माध्यम इधर भी है और इधर भी है, लेकिन यहाँ पे परावर्तन किस वजह से हो रहा है, परावर्तन इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा क्या है, अधिक है। और जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश किरण का परावर्तन होने लगता है। क्या होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, अपवर्तन नहीं होता, परावर्तन होता है। और इसी परावर्तन होने की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा अधिक कर दिया जाए तो संपूर्ण आपतित किरण का क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आपतित प्रकाश की किरणें हैं सभी का क्या होगा, परावर्तन होगा। एक भी किरण का अपवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, एक भी किरण का अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह सतह क्या होता है, चमकीला हमको दिखाई देगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा।
जैसे कि अगर एक कांच की परखनली हो, परखनली को आप पानी में डाल दें और देखने की कोशिश करें, तो कांच का सतह जो होता है परखनली वाला, कांच का सतह क्या होगा, अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। और देखिए कांच अगर कहीं टूटा हो ना, तो जहाँ पे मतलब पूरी तरह से टूटा ना हो, जहाँ पे दरारें पड़ी हो कांच में, तो वहाँ पर भी देखेंगे तो दरारें बहुत अधिक चमकीली दिखाई देती हैं। तो वो भी क्यों होती हैं, चमकीली क्यों दिखाई देती हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखते हैं। फिर जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनती है, मतलब थोड़े से दूर पे देखने पे लगेगा हमको क्या है कि वहाँ पे पानी है, क्या है, पानी है। दरअसल वहाँ पे क्या होता है, पानी नहीं होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वहाँ पे हमको पानी जैसा दिखता है। ठीक है, अगर आप हाईवे पे जाएं तो हाईवे पर भी आपको सड़क जो है ना, सामने की तरफ दूर देखने की कोशिश करें, अगर आप फोर व्हीलर में बैठे हों तो, या या फिर बाइक पे बैठे हो, तो जब दूर की सड़क देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको जैसे लगेगा कि पानी गिरा हुआ है, गीला गीला है। तो भी ऐसा क्यों हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये सब किस वजह से हो रहे हैं, ये दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको, ठीक है, क्रांतिक कोण अच्छे से बता दिया, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है अच्छे से बता दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है उसको अच्छे से समझाया, प्रकाशिक सरल और प्रकाशिक विरल माध्यम क्या है उसको अच्छे से समझा दिया। और अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में किसी वस्तु को देखते हैं तो उस कंडीशन में अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, और वस्तु की वास्तविक गहराई और अपवर्तन के कारण आभासी गहराई में जो संबंध होता है उसको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर से हम लोग देखेंगे क्या, लेंस, क्या लेंस, लेंस वाला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, और वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज जितना पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया होगा, बाकी अगले लेक्चर में देखा जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।